Hello aspirant, we will cover chapter 15 over here, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क चैप्टर 15। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे मैं यूपीएससी को कंसर्न में रख के वो चीज़ें पढ़ाता हूँ जो आपके प्री मेंस इंटरव्यू ये सारी चीज़ें कवर कराता हूँ, ताकि ऐसी चीज़ें जो छूट ना पाएँ, क्वेश्चंस जहाँ से आए उसकी बैकग्राउंड, और इस हिसाब से मैंने ये अपनी नोट्स को तैयार किया हुआ है ताकि आपके क्वेश्चंस जो आते हैं वो किसी भी प्रकार से छूटे बिल्कुल नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैंने यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है वो आपको बताता हूँ। तो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क क्या है? ऐसा कोई एरिया जो प्रोटेक्टेड अगर डिक्लेयर किया गया है तो वहाँ के जो भी फ्लोरा प्लस फौना जो भी वहाँ पे हैं वो क्या, उनको कंजर्व किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी पॉपुलेशंस को कम नहीं होने दिया जाए, और जो वो बैलेंस वे में अपने जीवन को जी रहे हैं उसके संरक्षण के लिए, कंजर्वेशंस के लिए बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आती है और कार्य करती है। तो उसके लिए यहाँ पे टॉपिक आया है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। अब उसको हम समझते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है, मान लीजिए एक जंगल के अंदर बहुत बड़े, वहाँ पे कोई ऐसे एरिया हैं जो प्रोटेक्टेड घोषित किया गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके अंदर में आता है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो है किसके अंदर में आता है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में आता है। ये किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है? तो स्टेट गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं यूपीएससी में। इस विच हैज़ एडिक्वेट इकोलॉजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल एंड नेचुरल सिग्निफिकेंस। तो इस किसके आधार पे ये करेंगे? जिसका इकोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजिकल और सिग्निफिकेंस नेचुरल उसका होगा, तभी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर करते हैं। अब बात आती है कि नेशनल पार्क कैसे डिक्लेयर करे जाते हैं। तो नेशनल पार्क आप देख रहे होंगे, डिक्लेरेशन नेशनल पार्क बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है और स्टेट गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर करती है। इसमें भी इकोलॉजिकल और जियोमॉर्फोलॉजिकल और नेचुरल सिग्निफिकेंस विद इन द लॉ की ज़रूरत होती है, तभी इसके आधार पे इसको डिक्लेयर किया जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि डिफरेंसेस क्या हैं। व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। ये क्वेश्चंस कई बार पूछे हैं, खास करके आप जब जाते हैं अपने इंटरव्यू सेशन के लिए तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछ ही देते हैं। अब देखते हैं नेशनल पार्क में क्या होता है। तो इसका जो होता है ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शंस होती है किसके कंपैरिजन में? एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कंपैरिजन में। इसमें जो होता है फ्लोरा फौना को यहाँ पे अच्छे से प्रोटेक्शंस दी जाती है, जिसके कारण वो अच्छे से वहाँ पे अपनी पॉपुलेशंस को इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे ग्रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड होती है, यहाँ पे इसको रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे अलाउ है ग्रेजिंग और यहाँ पे अलाउ नहीं दिया गया है। यहाँ पे बात आती है नॉन फोकस ऑन पर्टिकुलर स्पेसीज। तो ये जो स्पेसीज है, एक सेकेंड पेज सही कर लूँ, हाँ, नॉन फोकस ऑन पर्टिकुलर स्पेसीज, ये पर्टिकुलर स्पेसीज पे फोकस यहाँ पे नहीं होती है, और यहाँ पे कैन बी क्रिएटेड फॉर पर्टिकुलर स्पेसीज। तो ये जो क्रिएट करा जाएगा ये पर्टिकुलर स्पेसीज के लिए करा जा सकता है। यहाँ पे बहुत सारे स्पेसीज रहते हैं। अब बात आती है कंजर्वेशन, रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व। तो ये जो टर्म है, इन टर्म से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं और इन टर्म से कई बार प्री में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कंजर्वेशन रिजर्व जो होता है और कम्युनिटी रिजर्व जो होते हैं, ये इनमें क्या क्या अंतर है? तो ये कम्युनिटी एक ऐसा प्राइवेटली ऑन्ड लैंड होते हैं जो कई कम्युनिटी आसपास इसके रहते हैं, लेकिन इनके रहने के बाद इसको कम्युनिटी रिजर्व बोला जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे प्राइवेटली ऑन्ड लैंड को इस्तेमाल करके रह रहे हैं और ये लोग वहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पे इन लोगों की सुरक्षा के लिए
इंतज़ाम करती है, व्यवस्था करती है। इसके लिए इनको कम्युनिटी रिजर्व बोला जाता है। अब यहाँ कंजर्वेशन रिजर्व में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे मोस्टली जो है गवर्नमेंट जो है अपना कार्य करती है और वहाँ के कंजर्वेशंस पे ध्यान देती है। तो ये बेसिक सा इसमें अंतर है। ये दोनों जो है कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व दोनों WPA 2003 में निकल के आए हैं। सेक्रेड ग्रुप्स एक ऐसा इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ से UPSC ने कई बार क्वेश्चंस उठाए हैं। तो सेक्रेड ग्रुप्स क्या होता है? ये एक प्रकार से प्लांट हैं और ये प्लांट ऑल ओवर इंडिया में पाए जाते हैं, लेकिन एबेंडेंटली अगर बात करी जाए तो ये केरला और कर्नाटका में मोस्टली देखने को मिलते हैं। आपके अगर ये आपका पेनिनसुला है तो केरला और कर्नाटका इस वाले बेल्ट में, वेस्टर्न घाट के लोअर बेल्ट में यहाँ पे पाए जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब एक आती है मैप, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। 1969 में ये बनती है। किसके लिए? कि ये जो मैन एंड बायोस्फीयर है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने के लिए इसको बनाया जाता है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जो भी फ्लोरा और फौना है, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे कंजर्व किया जाए, उस पर ध्यान देने के लिए मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है और लोकल कम्युनिटी की सहायता से इसको आगे बढ़ाने का बात करी जाती है। अब बात आता है ICC की। तो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ यूनेस्को 1971 में इंड्यूस करता है एक डेजिग्नेशन जिसका नाम क्या देता है? बायोस्फीयर रिजर्व। ये एक इतना इम्पोर्टेंट टर्म है कि अगर एक ऐसा फॉरेस्ट के अंदर किसी भी जोन को अगर बायोस्फीयर रिजर्व बोला जाता है तो उसकी प्रोटेक्शंस हाई डिग्री में बढ़ा दी जाती है। वहाँ के फ्लोरा फौना को प्रोटेक्शंस बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलने लगती है। वहाँ पे कंजर्वेशंस अच्छे क्वालिटी के होने लगते हैं। फंक्शंस क्या है बायोस्फीयर रिजर्व के, वो देखेंगे। तो फंक्शंस है, पहले मैं बताया कंजर्वेशंस करते हैं, वहाँ डेवलपमेंट भी होता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी वहाँ पे होता है। ये तीनों जो है इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं होता है। अब ये अगर एक ऐसा बायोस्फीयर जोन है मान लीजिए, तो इसमें 3 कैटेगरी आती है। एक तो आता है आपका क्या? ट्रांजिशन जोन, दूसरा आता है बफर जोन और तीसरा आता है कोर जोन। तो जो ट्रांजिशन जोन है उसमें क्या क्या अलाउ है? कोऑपरेशन और कंजर्वेशन उसमें अलाउ है। बफर जोन में क्या होता है? टूरिज्म और मैनेजमेंट यहाँ पे चीज़ें अलाउ हैं। जो कोर जोन होता है, यहाँ पे कोर जोन, इस कोर को अनडिस्टर्ब रखा जाता है, यानी इसको किसी प्रकार से ह्यूमन का इंटरवेंशन यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता है। तो ये आपका अगर फॉरेस्ट है, बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसमें 3 जोन होते हैं, ट्रांजिशन, बफर और कोर। तो कोर में तो हाथी कोई नहीं लगा सकता, ये बिल्कुल याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस कई बार बने हैं, इसलिए मैंने इस चीज़ को डायग्राम के द्वारा आपको बताया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको बिल्कुल दिमाग में आप बैठा लेंगे। अब बात आती है बायो डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की। तो ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? तो ये नॉर्मन मेयर 1988 में इसको पोस्टुलेट करते हैं कि ऐसा भी कोई टर्म है, आप और लोगों के सामने ये प्रेजेंट करते हैं। तो इनके नाम से नॉर्मन मेयर्स ये क्वेश्चंस स्टेट पीसीएस में कई बार आ चुके हैं। 2 क्राइटेरिया हैं बायोडाइवर्सिटी की। पहली की स्पेसीज की इंडेमिज्म होती है, दूसरा किस डिग्री में उसको थ्रेट होती है। तो अगर स्पेसीज है तो कितनी रिचनेस है, कितने नंबर में स्पेसीज हैं, दूसरा कितने डिग्री में उसको दिक्कत है, थ्रेट है, प्रॉब्लम है। अब देखेंगे कि 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट इन टर्म्स ऑफ 5 फैक्टर जो काउंट करेंगे उसी हिसाब से 8 हॉट स्पॉट हम लोग देखेंगे। तो पहला क्या है? मेडागास्कर का रीजन, दूसरा फिलीपींस, तीसरा सुंडालैंड, चौथा ब्राज़ील का अटलांटिक कोस्ट, चौथा कैरिबियन, पांचवा इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट श्रीलंका और ईस्टर्न आर्क कोस्टल फॉरेस्ट टंजानिया। तो ये जो हैं हॉट स्पॉट हैं। हॉट स्पॉट किसको बोलेंगे? यहाँ पे मैं पहले आपको बता दिया कि हॉट स्पॉट आप देखेंगे, अगर अपना ये भारत है तो ये जो बेल्ट है ये भी स्पेसीज की रिचनेस है और बहुत ज़्यादा थ्रेट भी है। तो जिनके कारण उनको थ्रेट और रिचनेस दोनों होने के कारण एक हॉट स्पॉट बोला गया है।
हॉट स्पॉट बोला गया। तो ये एक हॉट स्पॉट है वेस्टर्न घाट का अपना। अब बात आती है कि कुछ पॉइंट्स मैंने डाले गए हैं। ऑल स्नेक्स एंड लेजार्ड हैव टू पेनिसेस। ये देखिए, दो पेनिस होते हैं ऑल स्नेक्स और लेजार्ड को, इसीलिए इनको हर्माफ्रोडाइट बोला जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने डाल दिया है। कभी कभी क्वेश्चंस स्टेट वाले लोग यहाँ से बना देते हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडियन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हम लोग देखेंगे, वो आपको देखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट सेक्शंस है, यहाँ से यूपीएससी हमेशा क्वेश्चंस बनाई है और ये सेक्शंस इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं कि कभी भी यहाँ से क्वेश्चन बन गए हैं। क्यों? क्योंकि जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो इन ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट इन घाटों पे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। जहाँ पे स्पेसीज की रिचनेस है, जहाँ पे स्पेसीज की डाइवर्सिटी है, वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो उस प्रॉब्लम को हम लोग आँख से आज के डेट में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो वहाँ के फ्लोरा प्लस फौना है वो कैसे इम्पैक्ट हो रहे हैं। इंडियन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में आपका हिमालय रीजन आ जाता है, इंडो बर्मा रीजन आ जाता है, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका आ जाता है, और चौथा जो है सुंडा लैंड आ जाता है। ये इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं जहाँ पे स्पेसीज थ्रेट में भी हैं और बहुत ज़्यादा स्पेसीज भी हैं। अब बात आती है बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट की। ऐसे जो कोल्ड स्पॉट में रहते हैं उन पे बायोडाइवर्सिटी तो लो इन स्पेसीज होते हैं, ये इनमें ज़्यादा संख्या में होते नहीं हैं और इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व, और इनको कंजर्व करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक वेब बना हुआ है, फूड वेब। तो फूड वेब अगर टूटा तो कोलैप्स हो जाएगा, पूरी की पूरी फूड चैन फूड सिस्टम सारे कोलैप्स हो जाएंगे, जिसके कारण हर लोगों को समस्या का सामना करना पड़ेगा। इट डज नॉट फिक्स लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर फिक्स नहीं करता। इस हिसाब से यहाँ पे लो स्पेसीज पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें होती हैं। 2010 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी रखा गया था। ये भी जानने योग्य बातें हैं। 22 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करी जाती है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं जो बताया अभी, वह यूपीएससी और स्टेट पीसीएस हमेशा से क्वेश्चंस पूछती आई है, इसलिए मैंने आपको इसकी डिटेलिंग अच्छे से दी। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हो और पढ़ाया हुआ मेरा समझ में आता हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।